नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रणक्षेत्र का आज का मुद्दा हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब ये कहेंगे आप कि ये देश के भविष्य से क्यों जुड़ा है, क्योंकि बात उन युवाओं के सपनों का है जिनके सपनों के साथ अब कारोबार हो रहा है। कोचिंग संस्थानों के नाम पर माफियागिरी चल रही है और ये जो चेहरा आप देख रहे हैं मेरे पीछे, खान सर के नाम से मशहूर वो फैसल खान, किस तरीके से अब पूरा का पूरा जो पटना का प्रकरण है सामने आता है और ये समझ में आने लगा है कि कोचिंग सिर्फ बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। यहाँ पर तो कोचिंग के नाम पर माफियागिरी चल रही है। रणक्षेत्र में आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि कोचिंग इंडस्ट्री जो कभी ज्ञान का मंदिर कही जाती थी, एक समय था 80-90 के दशक में हमने देखा था, जो कमजोर बच्चे हुआ करते थे उनके लिए स्पेशल क्लासेस की शुरुआत कराई गई थी और उसे फिर धीरे धीरे कोचिंग का नाम देकर उसका व्यवसायीकरण करना शुरू किया गया। तो जो कभी ज्ञान का मंदिर कहा जाता था, आज वो वर्चस्व, पैसे और दबदबे की जंग का अखाड़ा बन चुका है। पटना के मुसल्लहपुर हाट में हुई फायरिंग, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, एफआईआर, गिरफ्तारी की चर्चा, सरेंडर और जमानत की कवायद, ये सब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है। ये उस व्यवस्था का आईना है जिसमें लाखों छात्र अपने मां बाप की गाढ़ी कमाई लेकर सफलता का सपना देखने आते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं बल्कि कोचिंग साम्राज्यों की लड़ाई देखने को मिल रही है, जैसा कि पटना में हुआ है। सवाल यह है कि क्या बिहार, राजस्थान, दिल्ली, प्रयागराज, कोटा और देश के जो तमाम कोचिंग हब हैं, वहां शिक्षा का कारोबार जो अब अरबों रुपए का ऐसा बाजार बन चुका है, जहां छात्र ग्राहक है, रैंकिंग उत्पाद है और संस्थान कॉरपोरेट साम्राज्य है। पटना की घटना में एक तरफ फैसल खान उर्फ खान सर हैं जिनकी कोचिंग के बाहर फायरिंग और हमले की खबरें आई, दूसरी तरफ पुलिस की जांच है, वायरल वीडियो है, सुरक्षा गार्ड्स की भूमिका पर सवाल है और अब फैसल खान पर एफआईआर के बाद गिरफ्तारी की तलवार है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न इससे भी आगे है। प्रश्न यह है कि क्या कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा अब इतनी खतरनाक हो गई है कि छात्रों के भविष्य पर गोलियां चलने लगी हैं? क्या शिक्षा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का ऐसा समानांतर उद्योग खड़ा हो गया है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? सरकार का ना तो नियंत्रण है, ना नियमन है और ना ही अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही है। क्या कोचिंग सेंटर अब शिक्षा से ज्यादा ब्रांड मार्केटिंग, एडमिशन और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? और इससे भी बड़ा सवाल यह कि जिस छात्र के माता पिता खेत बेचकर, गहने गिरवी रखकर, कर्ज लेकर उसे कोचिंग भेजते हैं, क्या उसे किताबों की जगह गोलियों की आवाज सुननी पड़ेगी, जैसा कि इस घटना में हुआ भी है? क्या देश का युवा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और सैनिक बनने का सपना लेकर कोचिंग पहुंचता है और या कोचिंग माफिया की जंग का मोहरा बनने, जैसा कि इस घटना में भी हुआ है कि बच्चों को बरगलाने की कोशिश की गई, गिरफ्तारी के बाद कहा कि सड़क पर आ जाओ और जिस तरीके की परिस्थिति बनी, तो क्या बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं या कोचिंग माफियाओं की इस जंग का मोहरा बनने आए हैं? आज देश को यह जानना होगा कि आखिर शिक्षा के इस विशाल कारोबार में छात्रों की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही आखिर कहां है? क्योंकि अगर शिक्षा के मंदिरों के बाहर गोलियां चलेंगी, अगर कोचिंग संस्थानों की लड़ाई सड़क पर उतरेगी, अगर छात्रों के सपनों पर माफियागिरी हावी होगी, तो ये सिर्फ घटना नहीं मानी जाएगी, ये पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी होगी। खुलकर करेंगे आज बात छात्रों के भविष्य के साथ ये कोचिंग और माफियागिरी किस तरीके से हावी होती जा रही है, उनके सपनों को तोड़ती जा रही है, कैसे बचा सकते हैं छात्रों को इन माफियाओं से, इन संस्थाओं से जो सिर्फ कारोबार जानती हैं। शिक्षा को कारोबार बनाने वाली ऐसी कोचिंग्स, ऐसे संस्थानों पर क्या इस वक्त हल्ला बोलने की, उनके विरुद्ध आवाज उठाने का समय नहीं आ गया है? इस पर खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ देर में आज के खास अतिथि जुड़ भी जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मामला बड़ा है और खान सर उर्फ फैसल खान पर गिरफ्तारी की तलवार है, इन सब के बीच रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं, छात्र क्या सोच रहे हैं, कोचिंग संस्थान के जो मालिक हैं वो क्या सोच रहे हैं और देश की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ रही है, चंद रिएक्शंस और फिर शुरू करते हैं रणक्षेत्र की आज की डिबेट।
पता लग जाएगा। सर आज सरेंडर नहीं करते? नहीं, आगे अब क्या होगा? आगे एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा उनका। हाँ, बेल फाइल होगा, जो कानून में व्यवस्था है उसके मुताबिक उनका बेल फाइल होगा। सर खान सर सरेंडर करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। आगे की कार्रवाई बेल को एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया खान सर ने? सोमवार तक फाइल हो जाना चाहिए। नहीं, जो कुछ भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो कुछ भी घटना हुई है उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस से प्रशासन ने विधि सम्मत कार्रवाई करेगा उसमें। कानून तो सबके लिए बराबर है। दो कोचिंग सेंटर के बीच आपसी मनमुटाव आज यह रूप ले लिया कि एक कोचिंग के संचालक को जेल जाना पड़ा, जिस आरोप के आधार पर उन्होंने एफआईआर किया। जब पुलिस ने हमारी जांच की, चूंकि बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के जांच होता है, तो पता चला कि सिक्योरिटी वाला ही गोली चलाया है। उसने कबूल भी कर लिया किसके निर्देश पर हमने किया है। तो कानून का हाथ लंबा होता है और वो जबड़े तक जाता है। तो इसका एहसास हम समझते हैं कि कोचिंग संस्थाओं को भी हो गया होगा, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई भी घटना जो हमारे बच्चों को मानसिक रूप से परेशान करता है, ये गोली बारूद, ये हमारी भावी पीढ़ी का दिमाग अगर कलुषित कोई करेगा तो उसका भी हम जिंदगी कानून से कलुषित कर देंगे। गलत 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 संस्थाओं को ख़त्म करने, कोटा और बड़ी लंबी साजिश, पटना के संस्थाओं को बदनाम करने की गहरी साजिश, कहीं न कहीं से साजिश। उसके बाद फिर बड़े बड़े छोटे यूट्यूबर, अन लोगों ने जिस तरीके से इसको दिग्भ्रमित किया, मुद्दों को डाइवर्ट किया। अब कल तक ग्लोबल रेस्पेक्ट खान सर का रहा है और ग्लोबल रेस्पेक्ट रहा है। इसी तरह रोशन सर का रेस्पेक्ट बिहार झारखंड के बच्चों के बीच एक विश्वास है, प्रतिभावान बच्चे हैं, दोनों बिहार के हार्ट हैं, दोनों बिहार के रेस्पेक्टेबल हैं। फिर इस बीच में जिस तरीके की डाइल्यूट किया गया है बच्चों को, एक दूसरे कोचिंग के बच्चों के साथ गाली गलौज शुरू हो गया, नफरतें पैदा शुरू हो गई। ये कहाँ से? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये क्यों? गलती यदि खान सर के किसी गार्ड ने या किसी ने किया, मुझे नहीं पता कि इसमें खान सर की कितनी भागीदारी है। जब तक कोचिंग संस्थाओं का दबदबा शिक्षा क्षेत्र में बना रहेगा, तब तक पेपर लीक होता रहेगा। 2 बरस पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था देश के स्तर पर, फिर हुआ है, आगे भी होगा। शायद ही कोई परीक्षा ऐसा है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 10-15 सालों में कोचिंग संस्थाओं का दबदबा इतना बढ़ गया है कि कोचिंग संस्थाएं बच्चों को अपने यहां अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। तो इसलिए पेपर लीक हो रहा है। जब तक सरकार इस व्यवस्था में कोचिंग संस्थाओं के प्रभाव को कम नहीं करेगी, तब तक पेपर लीक होता रहेगा, चाहे सरकार कोई भी दावा कर ले। तो सीधा सवाल यही है कि जिस तरीके से कोचिंग संस्थानों ने अब शिक्षा को व्यवसाय बना दिया, पहले शिक्षा सेवा के रूप में देखी जाती थी, ज्ञान कहते हैं बांटने से बढ़ता है, ज्ञान की पूजा होती रही है, हमारी देश की परंपरा, हमारी संस्कृति यही रही है। गुरुकुल हुआ करते थे और वो जो परंपरा थी वो कहीं पीछे हट गई। पूरे के पूरे शिक्षा सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से यहाँ पर सवालों में लाकर खड़ा कर दिया इन कोचिंग संस्थानों ने, वो अपने आप में सीधे तौर पर देश के भविष्य के लिए चुनौती भी बनते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है कि कई बार हमने देखा है कि कोचिंग संस्थान डर की राजनीति करते हैं। वो जो फियर की मार्केटिंग होती है कि अगर आप नहीं कोचिंग पढ़ेंगे, आप नहीं आएंगे, आप नहीं एडमिशन लेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है, सपने टूट सकते हैं। तो ये जो एक फियर फैलाने वाला जो पूरा का पूरा प्रकरण है, उसने कोचिंग संस्थान की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए हैं। और जब ऐसी परिस्थिति में
फायरिंग जैसी घटनाएं हों, जब खुद जो अपने आप को रेप्यूटेड टीचर कहते हों, अगर वही रेप्यूटेड टीचर्स ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अगर माने जाने लगे, अगर उनका नाम इस तरीके से सामने आने लगे, अगर चंद वीडियोस के माध्यम से ये पता लगने लगे कि बच्चों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, तो ये अपने आप में सीधे तौर पर उस विश्वास को भी तोड़ता है जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में सबसे मजबूत पिलर बनता है। तो ऐसे में कोचिंग या माफियागिरी बच्चों के सपनों पर, छात्रों के सपनों पर किसका कब्जा है, इसे समझना और जानना जरूरी है। हमारे साथ आज का गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, मैं स्वागत करती हूं। इस वक्त मैं देख पा रही हूं हमारे साथ अधिवक्ता कनिका भारद्वाज जी हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ खुद ज्ञान बिंदु एकेडमी के स्टूडेंट हैं शिवम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आपका भी स्वागत। और मेरे सहयोगी बिहार ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप भी आ चुके हैं। प्रेम, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं सीधे सबसे पहले प्रेम आपके पास आना चाहती हूँ कि ये जो पूरी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एक बात तो क्लियर है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। क्योंकि अगर एक शख्स जिसके ऊपर आरोप लगता है और वो ये कहता है कि ये आरोप बेबुनियाद है, तो वो डंके की चोट पर सामने आता है, वो भागता नहीं है। लेकिन यहां पर फैसल खान उर्फ खान सर भागते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, तो फिर भाग क्यों रहे हैं? तो ये तो सीधे सीधे विश्वास को तोड़ने वाली तस्वीर प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है। प्रेम, खान सर के ऊपर ये पूरा FIR दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस की भी एक दो बार दबिश हुई। कल हम पूरे दिन भी वहां पर थे, रात में भी हमने वहां पर समय बिताया। दबिश पुलिस की हो रही थी, लेकिन खान सर सामने नहीं आए। पता चला कि वो जो कोचिंग वाला एरिया है उस एरिया में भी नहीं है। आज सुबह ये खबर आई कि उन्होंने अपने वकील को एंटीसिपेटरी बेल, पहले ये बता दूं कि उन पर BNS का 109 का केस लगा है, जिसमें हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट दोनों एक्ट लग चुके हैं। तो मामला गंभीर है पूरी तरीके से, और एक टीचर पर इस तरह के मामले, गंभीर मामले में, संगीन मामले में FIR दर्ज होना, और ये कोई FIR पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है, उसमें पुलिस के बयान है कि क्या क्या उन्होंने साक्ष्य के रूप में देखा है। तो आज ये खबर रही पूरे दिन की कि उनके वकील ने कहा कि हम एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे। पटना सिविल कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन शनिवार को कोर्ट का समय नहीं रहा, समय नहीं बचा, इस वजह से एंटीसिपेटरी बेल वो फाइल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा है कि सोमवार को अग्रिम जमानत हम ले लेंगे, यानी कि आप पुलिस के कस्टडी में जाने से पहले, पुलिस के पास समर्पण से पहले हम कोर्ट में समर्पण करेंगे। तो अब तक पुलिस को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं कोई पार्शियल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से उस दिन तरसों रात को ये पूरी घटना होती है और कुछ ही देर में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर पर जो आरोप लगाए जाते हैं, 10 राउंड गोली फायरिंग करवाने के आरोप खान सर के द्वारा लगाए जाते हैं, जिसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और रोशन आनंद को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन अब तक खान सर को गिरफ्तार ना कर पाना उनके वकील के द्वारा, एक बात और मैं कोट कर देता हूं आपको बस बताने के लिए कि उनके वकील ने जो दलील दी है, वो दलील ये है कि गोली चली है, गोली चलने के साक्ष्य है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में गोली चलाया गया है। लेकिन आप याद कीजिए पहले के बयान को और अब के बयान में कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। सवाल तो यही है ना कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो पढ़ने जाते हैं, ये गोलीबारी देखने के लिए नहीं जाते हैं। सवाल बड़ा ये है। और अगर ये परिस्थिति बन रही है, मैं शिवम आपके पास आऊँ, इससे पहले मैं दूसरे अतिथियों के पास जाऊँ। प्रोफेसर दिग्विजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन मैं पहले शिवम आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट के जो सपने होते हैं, उन सपनों के पीछे केवल उस छात्र के सपने नहीं होते, उसके पूरे परिवार के सपने होते हैं। आप लोगों को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, पढ़ने के लिए भेजा जाता है। जब कोचिंग्स की जगह, कोचिंग जहां पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने सपने पूरा करने के लिए जाते हैं, वहां पर अगर पढ़ाई की जगह ऐसा माहौल हो, तो एक स्टूडेंट के मनोभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? मनोभाव पे देखिए, हम लोग को जैसे रात को पता चला कि गोली चला है, तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ गोली चला होगा, लेकिन होता है क्या, हम लोग में डर बैठ जाता है कि अगर यदि कोचिंग वाले से भी हम लोग को डर लगने लगता है कि अगर यदि कोचिंग में गोली चल रहा है, अगर यदि कोचिंग वाले से थोड़ा बहस भी हो जाए गार्ड से, तो डर उनसे भी हम लोगों को लगने लगता है। डर तो यहाँ पे खुलेआम गोली चल रहा है, तो हर बच्चे के मन में डर बैठा हुआ है यहाँ पे।
हर बच्चे के मन में डर बैठा है, यानी कि आप गए थे पढ़ने के लिए लेकिन आपने कभी नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी। अच्छा, क्या कभी आप लोगों ने ये महसूस किया, जब आप लोग क्लासरूम्स में होते हो तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि यहाँ पर पढ़ाई कम और कोचिंग्स के बीच में जो कंपटीशन है वो ज्यादा नजर आता है? देखिए, ज्ञान बिंदु में जैसे हम क्लास करते हैं तो यहाँ पे तो उतना होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खान सर थोड़ा वॉर में चले जाते हैं। खान सर का माइंडसेट जो है वो हमको जैसा लगता है कि वो चाहते हैं कि मेरे से आगे कोई निकल ना सके। और ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था दोनों सर के बीच में, वो पोस्टर लेके हुआ था और ऊपर से जो सम्मान समारोह रखा गया था बिहार पुलिस का, उसमें से लेके क्योंकि खान सर बोले कि मेरे पास 12,000 प्लस बच्चा पास किया है बिहार पुलिस में, लेकिन जब सम्मान समारोह का बात आया तो लगभग 200-300 बच्चा ही पहुंचा, जिसको लेके सर को दिक्कत हुआ। उसी से स्टार्ट हुआ पोस्टर फाड़ने से। अगर यदि आपका न्यूज है और मेरा ही घर है और मेरे घर के ऊपर कोई कुछ एलिगेशन लगाता है या कुछ पोस्टर चिपका देता है आपत्तिजनक, तो हमको दिक्कत होगा, हम उसको रोकेंगे। वही ज्ञान बिंदु के गार्ड किए कि ज्ञान बिंदु का जो पोस्टर था वहां पे सटा हुआ, वहां पे खान सर का जो पोस्टर है वहां पे चिपका दिया गया ताकि ज्ञान बिंदु का जो पोस्टर है वो दिख ना सके, समझ ना सके। और रात को एक वीडियो भी है, मेरे फोन में है, वो दिखा नहीं सकते अभी, दूसरे फोन में नहीं होता तो दिखा देते। रात को ज्ञान बिंदु का पोस्टर काटा गया, फाड़ा गया, उसके बाद इंसिडेंट वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी साफ तौर पर यहाँ पर प्रोफेसर दिग्विजय जी, देखिए शिवम जो बता रहे हैं उससे तो ये लगता है कि ये सारा का सारा जो है ना ब्रांड मैनेजमेंट जो होता है उसका जो खेल है, मतलब कोचिंग संस्थान कहीं ना कहीं से बच्चों को पढ़ाने का जो एक की व्यवस्था जो होती है उसे कहीं पीछे छोड़ रहे हैं और यहाँ पर अपनी इमेज बिल्डिंग, अपनी ब्रांड बिल्डिंग पर ज्यादा लग रहे हैं। और यही वजह है कि शिक्षा अब सेवा नहीं रह गई, शिक्षा को तो इन्होंने व्यवसाय बना दिया। दिग्विजय जी सही कह रही हैं। अगर आप खान सर के भी 2 स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि सीसीटीवी फुटेज मिला उसके पहले और बाद में, तो आपको ये भिन्न समझ में आएगा कि जो बात वो कह रहे हैं वो इमेज मेकिंग है। पर मैं आपको थोड़ा सा अलग लेके एक थोड़ा अलग विषय पे आपसे इसी से जुड़ा हुआ बात करता हूँ। आप पिछले 4-5 वर्षों में बिहार में, दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स आंदोलन हो रहे हैं आप देखो और उसमें खान सर का स्टेटमेंट चेक करो। उन्होंने हमेशा लोगों को इस बात के लिए प्रमोट किया है कि जाओ और वहां उपद्रव मचाओ। तो ये तो आज आपको दिख रहा है इसलिए आप कह रही हैं क्योंकि आपको सीसीटीवी फुटेज मिल गया। आप उनके पिछले इंटरव्यूज देखिए, उनके चैनल से जो वो बात कर रहे हैं, हर एक आंदोलन को जहां पर वो भीड़ में लोगों को भेजकर और जहां दंगा फसाद किया जाए या केओस का मौसम बनाया जाए, उसमें हमेशा उन्होंने समर्थन किया है। अब हुआ क्या है कि बारात उनके घर आ गई है। अब तक जो बारात दूर थी अब उनके घर आ गई है, सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसलिए वो इस बात में पकड़े गए हैं। दूसरा, बहुत ही इनसिक्योर है खान सर, वो हर एक चीज को घुमा के अपने विषय पे, अपनी पॉपुलैरिटी पे अपने आप से जोड़कर लाते हैं। 12,000 विद्यार्थियों का क्लेम किया था। आप तो 200 कह रही हैं, लोग तो कह रहे हैं कि वो संख्या 150 के आसपास रही, आप थोड़े वो हो गए हैं। तो आपने जो स्टार्टिंग में कहा कि ये जो सारा विषय है वो अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब मोर देन इंडस्ट्री घोषित करने वाली बात है। और उसी चक्कर में वो इस बार नप गए। अब तक क्या हो रहा था, बोल के निकल जा रहे थे, हिट एंड रन का केस हो रहा था, पर इस बार विथ एविडेंस कैच किए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन पे जो भी आरोप लगे हैं सही है, वो तो चलो जांच का विषय है, आगे बाहर आएगा। पर जो स्टूडेंट को केओस क्रिएट करने के लिए प्रमोट करना, आगे बढ़ाने वाली जो मानसिकता है, वो बहुत ही पतले तरीके से, शैडो तरीके से आपको सामने दिख गई आज। आप देख लीजिए 2024 में, 2022 में बीपीएससी का जो पेपर का विषय था, वो हर बार ये कहते जाओ आंदोलन करो, जाओ आंदोलन करो, जाओ वहां दंगा फैलाओ। यानी ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब हम टीचर या गुरु कहते हैं तो वो जीवन को दिशा देने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो टीचर के नाम पर नेतागिरी होने लगती है। यानी हर एक चीज ऐड करता हूँ, हाँ। यहाँ पे जीवन को दिशा देना नहीं है, यूट्यूब के फॉलोअर्स बनाना है, इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर बनना है। और किस तरीके से जब मैं निकलूं तो मेरे पीछे एक पूरा ऐसा एक बहुत बड़ी फौज चले और मैं कुछ बहुत बड़ा दिखूं, वो वाली जंग चल रही है। इसलिए मैंने कहा कि नेता बनने की होड़ है, उस आइडेंटिटी को बनाने की जो ये होड़ है। कनिका, सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये तो सीधे सीधे हम उस सेवा के साथ बेईमानी कर रहे हैं, ये कोचिंग संस्थान बेईमानी कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं से देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। ये देश का भविष्य है, शिवम जैसे स्टूडेंट ही कल का भविष्य है, लेकिन इसी भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान
समाधान है कि टीचर्स के नाम पर ये जो नेता बनने की कोशिश की जाती है कोचिंग संस्थान के मालिकों द्वारा या उसमें जो पढ़ाते हैं उनके खिलाफ, उनके लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए क्या हमारे कानून में कोई व्यवस्था है? देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली टीचर्स की बात करें तो देखिए टीचर्स भी एक सोसाइटी का हिस्सा ही है, जिसके लिए ऑब्वियसली BNSS और इस तरह के कानून ऑलरेडी हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो बहुत सारे प्रोविजंस है, फ्रॉड के प्रोविजंस हैं, बट ये जो मैटर है ये तो मैटर ही अलग हो गया। तो टीचर और स्टूडेंट का मैटर कहाँ रह गया? ये तो अब एक अटेम्प्ट टू मर्डर का मैटर आ गया। और ये जो विवाद है ये दो कोचिंग सेंटर्स की जो कंपटीशन है उसके चक्कर में ये सारी चीजें हुई, जहाँ तक मुझे लगता है। और जहाँ तक अब ऑब्वियसली जो सामने चीजें आ भी रही हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके बेसिस पे भी यही सब चीजें हैं। तो देखिए, ऑलरेडी सेटल्ड BNS है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जो अपने राइट्स है उनको उनसे आगे आके कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो डेफिनेटली जो है कानून आगे आएगा। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो FIR ऑलरेडी हो चुकी है और अब मेरे हिसाब से खान सर जो है, फैजल खान जो है, उनको अब अरेस्ट करने की बारी है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि वो अरेस्ट हो क्यों नहीं रहे हैं, कहाँ ऐसा लूप होल आ रहा है। अभी एंटिसिपेटरी बेल लगी नहीं है, अभी एंटिसिपेटरी बेल लगेगी। तो जब तक वो बेल लगे या जो भी है बीच का जो टाइम पीरियड है वो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी है कि भाई पुलिस भी डर रही है उनको अरेस्ट करने से, या क्या पुलिस ने करप्शन किया है कि वो उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे, क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है इन सब चीजों का। ये एक सबसे बड़ा सवाल मुझे यहाँ लगता है कि इमीडिएट अरेस्ट हो जाना चाहिए। इमीडिएट अरेस्ट हो जाना चाहिए प्रेम, तो आखिर क्यों, क्या वजह है? क्या किसी तरीके का कोई राजनीतिक संरक्षण? क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने पप्पू यादव जैसे लीडर्स का भी बयान चलाया, उन्होंने कहा कि अरे ये तो अब उन्होंने कोटा से जोड़ दिया कि दो इंडस्ट्री, मतलब स्टेट अलग करके उन्होंने जोड़ दिया कि ये तो कोचिंग, इस वजह से पटना को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कोटा इंडस्ट्री को भी वो लेकर चले आए। तो क्या कहीं ना कहीं से कोई संरक्षण तो नहीं मिला हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर आप अगर इस बात की संरक्षण की बात हो या ना हो, लेकिन जिस तरीके से छात्रों का हुजूम, कल भी जब आप कोचिंग के बाहर रहेंगे आपको समझ आएगा कि 100-150 बच्चे अमूमन वहां पर ऐसे भी रह रहे हैं। कल रात भर छात्रों ने पहरा दिया है, मतलब कोचिंग के बाहर। तो इस तरीके से चीजें हैं, वहां पर प्रेशर बिल्डिंग तो है ही। कल भी जब पुलिस पहुंची थी, मतलब मैं बता रहा हूँ गिरफ्तारी करने पहुंची थी, उससे पहले पता चलता है खान सर यहाँ पर है नहीं। अब तक मतलब ये भी है कि इतने गंभीर संगीन मामलों में FIR दर्ज होने के बाद अगर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ये सतर्कता, एक बात और मैं बता देता हूँ, जिस दिन रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था मॉर्निंग में, जो कि किसी से खान सर बात करते हुए नजर आ रहे थे, और जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी की पुलिस हमने सोचा नहीं था, बाप रे बाप इतनी अच्छी पुलिस। तो मतलब आप समझ सकती हैं कि ये क्या कहने की कोशिश है, क्या करने की कोशिश है। और पूर्व में भी जब नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार के साथ करीबी एक अच्छा उनका रिलेशन रहा, करीब नजर आए, हमेशा करीब नजर आए नीतीश कुमार के। और जिस दिन ये घटना हुई, रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई, उसके ठीक दूसरे दिन बाद सम्राट चौधरी की खूब तारीफ, कॉल रिकॉर्डिंग, वो PR स्टंट ही था, वो पूरी तरीके से PR स्टंट था, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करवा के बिहार के मुख्यमंत्री के तारीफ में कसीदे। लेकिन अभी तक गिरफ्तार न कर पाना, ये भी एक अबूझ सी बात है, क्योंकि कल देखिए कोर्ट बंद होगा। मैं आपको बता देता हूँ, कल कोर्ट संडे है, कल बंद रहेगा। अब सोमवार को ही बेल जो है वो फाइल किए जाएंगे। इनके वकील के द्वारा जो बातें कही जा रही है उसमें साफ ये कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई गई है। इससे पहले तो गोली चलाने की बात को डिनाई कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले पर कोर्ट का भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर क्या कोर्ट इस मामले को एंटीसिपेटरी बेल देने लायक मामला समझती है, या फिर कोर्ट इस पूरी सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो छात्र जो पढ़ने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, अब वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर, देखिए इसे कहते हैं, कनिका आप कुछ कहना चाह रही हो? मेरा देखिए सवाल भी यही था कि एक छात्र का जो टीचर के साथ रिश्ता होता है ना, वो पूरा इतना स्नेह जुड़ जाता है कि वो अपनी टीचर के आगे कुछ नहीं सोचते। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं देख रहे कि उनको मोहरा बनाया जा रहा है। अब वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर रात भर पहरेदारी कर रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर धरना दे रहे हैं, वो अपने सपनों को दरकिनार करके एक ऐसे टीचर के लिए मोर्चा खोल रहे हैं जो उनके ब्रेन के साथ खेल रहा हो। ये बच्चों के साथ दगाबाजी है, ये स्टूडेंट्स के साथ दगाबाजी है। कनिका, दगाबाजी 100% है। इसके बाद आती हूँ आपके पास। जी बिल्कुल, ये मेरे को लगता है दगाबाजी तो है। साथ ही में इस तरह के जो लोग हैं, देखिए वो बहुत एक ओवर स्मार्ट, मैं बोलूंगी अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहे थे कि मेरे पीछे जितनी भी छात्र है उनकी जो है फौज खड़ी हुई है और वो मुझे कुछ होने नहीं देंगे, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी रची है।
अभी आप जो एफआईआर देखेंगे वो सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है, ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई है और बेचारे जो छात्र हैं उनको मोहरा बना दिया गया है और छात्र ये चीज नहीं समझ पाते हैं कि उनको किस तरह से यूज किया जा रहा है। छात्र सिर्फ ये देखते हैं कि भाई उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और कितने फेमस हैं वो और कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जो ये जो डुअल पर्सनालिटी होती है, जो दोगलापन होता है, वो खान सर में है। मुझे लगता है वो दोगलापन है और वो एक छात्रों को सिर्फ यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए कि उनकी ब्रांड्स बने, वो एक बड़े इन्फ्लुएंसर बने, उनकी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हर जगह फॉलोइंग आए। तो छात्रों को जागना होगा, छात्रों को ये चाहिए। बात समझनी होगी कि किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सपनों के साथ खिलवाड़ होता है, सपनों के साथ व्यवसाय होता है, इसको थोड़ा और ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में ले जाते हैं कि खान सर उर्फ फैसल खान जैसे लोग केवल एक नहीं बहुत सारे होंगे, इसीलिए बच्चों को और अभिभावकों को सजग होने की जरूरत। मैं प्रोफेसर दिग्विजय जी के पास आना चाहती हूँ। एक आंकड़ा है बहुत छोटा सा, ये इस वक्त हमारे ग्राफिक्स में भी हमारे दर्शक देख सकते हैं कि अगर हम अकेले 2025 और 26 की बात करें, जरा आप गेस्ट को भी लेकर आइए और ग्राफिक्स भी दिखाइए कि साफ तौर पर जो ये कोचिंग का पूरा बिजनेस है, एक चीज जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर 2025-26 की हम अगर अकेले आंकड़ों की बात कर लें तो कुल टर्नओवर ही लगभग 58,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का रहा है। आप सोचिए कितना, 58 करोड़ टू 60,000 करोड़ का रहा है। और छात्रों की संख्या अगर अकेले एक जगह की बात कर लें, कोटा जिसका सबसे ज्यादा नाम आता है, तो 2 से 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा छात्र देश भर से यहाँ पहुंचते हैं। और ऐसे में जो अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार है तो उस मध्यम वर्गीय परिवार की जो फीस वो परिवार देता है, जो सालाना बोझ उस पर होता है, हॉस्टल का खर्च, रहने का खर्च, इसको अगर मिला लें तो 2 लाख से 3.5 लाख या फिर 4 लाख के आसपास तक पहुंच जाता है। तो ये जो पूरा हम आंकड़ा देख रहे हैं, प्रोफेसर दिग्विजय जी आपके पास ही आ रही हूं, ये पूरा आंकड़ा इस बात की ओर संकेत देता है कि कोचिंग जो कभी ये सोचकर जिसकी नींव रखी गई थी कि भाई जो कमजोर बच्चे होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ करेंगे ताकि उनका डेवलपमेंट ज्यादा हो, लेकिन अब वो भाव पीछे छूट गया। आज तो ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, ये जो व्यवसाय का जो एक डाटा सामने आया है, वो ये बता रहा है कि इनके लिए शिक्षा देना काम नहीं है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांड बिल्डिंग करना, अपनी कोचिंग में कितने ज्यादा स्टूडेंट्स आए, उनके परिवारों से कितनी हम भारी भरकम फीस ले सकें, हम कितना नाम कमा सकें, बस यही उद्देश्य रह गया है। यानी शिक्षा कहीं कोसों पीछे छूट गई है। प्रोफेसर दिग्विजय जी आप सही कह रही हैं। मैं 2 बातें इसमें ऐड करता हूँ। एक तो ये कि ये सब जो हो रहा है इसके कारण शिक्षा के प्रति और उसमें कोचिंग के प्रति हेट्रेड जो है वो बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कनिका जी ने कहा कि वो जो फैजल खान सर हैं वो बहुत अच्छा बनना चाहते हैं या वो अच्छी बातें करते हैं। मैं आपको YouTube से 5 ऐसे वीडियो निकाल के दे दूंगा जो वो सुन भी नहीं सकती पारिवारिक रूप से, जो बातें उन्होंने कही है वहां पर। उसके बाद आपने कहा कि ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, पर ये तो वो इंडस्ट्री है जो ये जो आंकड़े आपने बताए हैं 60,000 करोड़ के आसपास, ये तो वो है जो आपको जानकारी है। जितनी संख्या में रजिस्टर्ड है उसी संख्या में अनरजिस्टर्ड ये इंडस्ट्री भी चल रही है। True. और कंप्लीटली अनरेगुलेटेड, अनचेक्ड है। तो आप समझिए कि ये इतना बड़ा बिजनेस है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि ऐसे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों को पास होने पे 20-20 लाख रुपया इनाम देते हैं। तो आप इसका मैप समझिए ना कि इसका स्केल कितना बड़ा है। कौन सी यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को पास होने पे 20 लाख रुपया दे रही है? वो तो कहीं उसका प्लेसमेंट कराना चाहती है। बट कोचिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि एक बच्चा पास हो रहा है, उसको पुरस्कार में 50 लाख, मर्सिडीज गाड़ी, ये सारी चीजें दी जा रही हैं। ये इंडस्ट्री बहुत अलग स्केल पे चल रही है, बहुत। और आप समझ नहीं सकते कि जब आप बहुत गहराई में जाएंगे, पूरी मैपिंग करेंगे तो आप समझेंगे। लास्ट बात यह है कि जो बच्चे कोटा और दूर जाकर, जो माँ बाप अपने बच्चों को दूर जाकर भेजते हैं, डेफिनेटली उनका फेथ इस इंडस्ट्री पे कम हुआ है, क्योंकि अब वो लोग वहां नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ ये अनचेक्ड एक्टिविटीज बहुत हो रही है। और जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्लस टीचर प्लस बिजनेसमैन प्लस कॉनमैन जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत ही गर्त में जा रहा है। तो वी बोथ आर ऑन द सेम पेज कि जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है ये बिल्कुल भी इस इंडस्ट्री के प्रति हेट्रेड, मतलब राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर कि ये बिल्कुल क्लियर है कि जो
बच्चे हैं वो मोहरा बन चुके हैं, वो सिर्फ उनके लिए एक प्रोडक्ट बन चुके हैं। यहाँ पर प्राची अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। स्वागत करती हूँ प्राची अधिकारी जी। हाँ जी 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 दिग्विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड। आपने कहा कि बच्चों के कंधों का प्रयोग हो रहा है गोली चलाने के लिए। बच्चे प्रोडक्ट नहीं है, कंधे हैं बस, जहां बच्चे कंधे हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जरा अभी देखिए क्या हो गया है प्राची, कि एक वक्त था कि हम सिस्टम की बात करते थे, हम व्यवस्था कहते थे, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, लेकिन अब हम क्या कहते हैं? हमारी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री। मतलब सोच ही बदल गई है, 360 डिग्री एंगल ही पूरा चेंज हो गया है। सेवा पीछे छूट गई, कारोबार व्यवसाय सामने आ गया है। और उसमें क्या है, कोचिंग इंडस्ट्री के 3 स्टैट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है? फियर पॉलिसी अपनाई जाती है। नहीं बेटा, नहीं ज्वाइन करोगे तो देखो तुम तो पीछे छूट जाओगे, हार जाओगे। फिर उसके बाद मिसलीड करेंगे। क्या करेंगे? एक बार कोई बच्चा आ गया, उसी का चेहरा हर जगह, हर पोस्टर्स में नजर, देखिए हमारे यहाँ सफलता की ये रेटिंग है। और इसके साथ साथ जो टीचर्स की कोचिंग होती है, इस सेंटर पे ये टीचर अच्छा है, ज्यादा पैसे देके इसको खींच लो। मतलब ये जो पूरा का पूरा कोचिंग संस्थानों का जो स्टैट्स चलता है, वो क्या हमारे समाज के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा हो गया है, जिससे हमें सजग रहने की जरूरत है। प्राची, सबसे पहले तो हर हर महादेव आपको। और दूसरी बात ये जी, सबसे पहले तो हम लोग जो हमारी परवरिश रही है ना लावनी, वो ये है संबंध वाली। हम लोगों के टाइम पे संबंध लोग बनाया करते थे, आजकल लोग कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं, और यही लोग पढ़ाई को रैंक से नहीं, मेरिट से नहीं, ये लोग पढ़ाई में एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाकर दूसरे का मोरल डाउन करके, यहाँ तक कि कोटा में जो बच्चे सुसाइड करते थे। अब हम अगर आज खान सर पे ही फोकस करें, तो खान को सर किसने बनाया है? ये एक बहुत सोची समझी, देखिए इस देश की युवा शक्ति को अगर आपने अपने कब्जे पे करना, किसी को, देखिए बड़ा लंबा गेम खेला है इस व्यक्ति ने। अब हो सकता है क्योंकि कई बार मुझे इन चीजों पे गालियां पड़ी, और मैंने कहा जो मैं देख रही हूँ आज से 8 साल पहले या 6 साल पहले वो लोग नहीं देख रहे थे। मैंने बोला इतना मीठा कोई जबरदस्ती व्यक्ति सेलेक्टिव बुराई करता है। पाकिस्तान कर दिया, इंडिया वाले खुश, लेकिन वो ये भी बताता था कि जातिवाद भारत में इस तरह की चीजें बताता था, कि झाड़ू से बांध दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों से बच्चे पिछड़े समाज के थे, या किसी की वाकई में लड़ाई हो गई हो, तो उनके मन में एक विध्वंस आया। फिर आपको अग्निवीर का कब दिया, जिसमें लोग पकड़े गए, वो 37 ईयर्स के 47 ईयर्स के कौन से अग्निवीर बनने जा रहे थे? खान सर ने तो कहा था कि जाओ अपना हक ले लो। वो मुरादाबाद से बिहार पहुंचे हुए थे। ये तेजस्वी यादव या तेज प्रताप जिसके दोस्त हैं, ये भी कहा जाता है। तो इनकी जो राजनीतिक मंशा है ना, देखिए अगर आपको राजनीति में कल को आना है, मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगी जिस पे आप बात कर रही है, राजनीति पे जब आपको आना है तो एक लंबा गेम आपने खेला है, बहुत लंबा। आप कह रहे हैं कि इन्होंने हॉस्पिटल खोला है, हॉस्पिटल बड़ा सस्ता है, उसका किराया कौन दे रहा है? बिजली का बिल कौन दे रहा है? 20 रुपए में कौन सा वो कर रही है? बहुत क्या ये नहीं हो सकता कि थूक जिया मुंह जिया जैसे कर रहे थे, वैसे ही डॉक्टर्स का जो ये निकल के आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और इसके पीछे साजिश हो? मैं ये आपसे इसलिए कह रही हूँ, कल को देखिए गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज होती ना, वो भी हाथ डालने में डरती है, क्योंकि हमारे वहां जो ना भेड़ चाल है, किसी ने अगर कह दिया वो अच्छा है तो सारी उसकी अच्छाई दिखती है, लेकिन उस अच्छाई के पीछे कोई तुमको इतना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। अगर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान को समझना पड़ेगा। कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? वो हमारा घर वाला नहीं। अब यहाँ पर कोचिंग की बात अगर हम करें कि कोचिंग माफिया इस तरह से काम कर रहा है कि ये 20,000 चार्ज करता है, जिसका पोस्टर इसमें फाड़ा है वो 10,000 चार्ज करता है। इसको क्या जरूरत थी? अगर ये बहुत अच्छा आदमी था तो उसको उसके मेरिट्स के बेसिस पे वो आगे बढ़ता, ये अपने मेरिट्स के बेसिस पे बढ़ता, बजाय इसके कि वहां का माहौल शांत रखे। ये सीसीटीवी कैमरे पे दिखा रहा है बच्चों को कि ये आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी शक्ल बता रहा है, उसकी शिनाख्त बता रहा है, ताकि उसको लोग, बच्चे जो है वो आवेश में, उसको उससे अगर मर्डर भी करवा दिया तो कहीं अगर नाबालिग हुए तो क्या होगा? अगर कोई बच्चा नहीं निकल रहा है, अच्छा मैं AIBE का एग्जाम देने जा रही हूँ, अगर मैं एक बार में नहीं कर रही हूँ, देखिए उसमें कोई एज लिमिट वगैरह नहीं है, लेकिन इनकी होगी। लेकिन हमारे उसमें क्या है कि अगर मैं नहीं निकल रही हूँ तो मेरी कमी होगी ना, वो किसी और की कमी थोड़ी हो सकती है। बिल्कुल।
और यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल प्राची, हम सब जो बात कह रहे हैं हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक छात्र को सुनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ शिवम है और वो खुद ज्ञान बिंदु के स्टूडेंट भी हैं। लेकिन मैं शिवम आपको किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट नहीं, मैं स्टूडेंट की आवाज़ के रूप में आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप लोग जब फीस देते हैं तो वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आपको प्रॉपर ज्ञान मिलना चाहिए, वो क्या प्रॉपरली मिल पाता है? क्योंकि हम किसी एक कोचिंग सेंटर में नहीं, हम मैक्सिमम कोचिंग्स में देखते हैं कि पीछे तक लाइन लगी रहती है, लोग खड़े रहते हैं, बच्चे खड़े रहते हैं। वो जो सुविधाएं होती हैं, जिस उम्मीद से आप लोगों से फीस ली जाती है भारी भरकम, क्या मिल पाती है आप लोगों को? देखिए जी, अगर यदि हम पटना के हिसाब से बताएं, और जगह के तो बारे में नहीं बता सकते। जैसे पटना के बारे में ज्ञान बिंदु और खान सर को लेके बता सकते हैं। जैसे खान सर के बारे में पता होगा, खान सर कोल्ड स्टोरेज में पढ़ाते हैं, और कोल्ड स्टोरेज में होता क्या है, आलू और प्याज के लिए होता है, और कोल्ड स्टोरेज जाइए तो कहीं पे प्लास्टर नहीं है, वहां पे सर खान सर पढ़ाते हैं। और ज्ञान बिंदु की बात रही, हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, ये नहीं कि हम यहाँ का पढ़ाई कर रहे हैं, हम इसके लिए बता रहे हैं। ज्ञान बिंदु में होता हर जगह, इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में पढ़ाया जाता है। जैसे खान सर का है कि कोल्ड स्टोरेज में पढ़ाया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में आलू और प्याज रखने का बात होता है, तो आलू प्याज जहाँ रखा जाता है वहां पे बच्चा को रखा जा रहा है, वहां पे बच्चा को उबाला जा रहा है, और एक भी रूम प्लास्टर नहीं होता है वहां का। अगर यदि वहां का जाके दीवार देखेंगे तो आप 5 इंच का बस एक ईटा लगा के वो दीवार खड़ा किया जाता है। अगर यदि ज्यादा धक्का मुक्की हो तो दीवार भी गिर सकता है वहां का। अच्छा, एक और चीज़ है, ये तो आप, क्योंकि आप पटना में आप 2 कोचिंग्स की बात कर रहे हैं, आप जो ये पूरी की पूरी परिस्थिति होती है, इस परिस्थिति के बाद आपने कहा कि बिल्कुल प्रभाव पड़ता है मनोबल पे। माफ़ कीजिएगा, माता पिता जब फ़ोन पर आपकी बात होती होगी, या अभिभावकों की जो चिंता है, वो कभी क्या उनके मन में अब ये आता है कि नहीं बेटा वापस आ जाओ, घर में रहकर पढ़ाई करो यहाँ? जैसे मेरे घर में है कि पापा से बात होता है तो पापा बोलते हैं जैसे गोली चला, तो पापा को लगता है कि मेरा बच्चा उस चीज में ना पड़े जिससे इसको दिक्कत हो जाए, तो पापा लोग को डर है, मम्मी को डर है कि इस चीज में ना पड़े, इसको दिक्कत हो जाए। लेकिन मेरा है जो गलत है सो गलत है, जो सही है उसके बारे में खुल के बोल रहा है। इसमें इतना भी है, कल शाम को भी हम इसी सुदर्शन न्यूज में भैया के साथ थोड़ा सा क्लिप बना था, तो उसके बाद हम शाम को आए हुए थे, तो कुछ लोग हमको बोले थे भाई तुम ज्यादा बोल रहे हो, थोड़ा सा कम बोलो, ज्यादा उड़ रहे हो। इसका उन लोगों का कहना था तुम बीच में मत पड़ो, जो है जिसका है वो करने दो, जो करेगा वो करने दो, उन लोग का काम है, वो लोग फंसा है जो करना है। लेकिन मेरा कहना था जो गलत है उसके बारे में गलत बोलेंगे, जो सही है उसके बारे में सही बोलेंगे। तो एक बात मुझे बताएंगे आप शिवम, क्योंकि आप जेंजी भी हैं और आज का जेंजी कहा जाता है क्रांति के लिए जाना जाता है, इस तरीके की सिचुएशन को क्या आप क्रांति कहेंगे, जहां पर जेंजीज को ही मोहरा बनाया जा रहा है? कि आप लोग समझ रहे हैं ये बात? हाँ, जेंजी को मोहरा बनाया जा रहा है। जैसे कि रात को गोली चलता है, सर बोलते हैं कि हम अपने कान से सुने हैं 10-12 राउंड चला है, उस हिसाब से सुबह को पुलिस का बयान आता है, शायद फेसबुक में हम देखे थे कि नहीं गोली नहीं चला है, तो सर का कहना है गोली चला था, 10-12 राउंड चला था गोली, उस हिसाब से तो बच्चा को भड़काना चाह रहे कि हाँ मेरे ऊपर गोली चला। तो अब तो इस देश का जो जेंजी है वो समझेगा ना, अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। अब समझेंगे ना आप लोग इस बात को कि अभी भी वही क्रांति की अलग जलेगी। क्रांति जलानी है तो पढ़िए, और देश में जो परिवर्तन लाना है वो सही व्यवस्था से लेकर आइए। आप बात समझ रहे हैं? लोग तो यहाँ पे ऐसे थे कि भड़क सकते थे, अगर यदि सुबह को बिहार पुलिस नहीं बोलती कि नहीं गोली नहीं चला है, तो जिस हिसाब से सर बोले कि मेरे कोचिंग पे पथरा हुआ, मेरे गार्ड को फोड़ा गया, यहाँ पे बहुत तोड़ा फोड़ा गया है, उस हिसाब से बच्चे भड़क सकते थे। जिस हिसाब से सर बोले, पहले भी सर पे बम बारूद चला था तो सर उसके चलते फेमस हुए, अब की बार भी खुद करके बताइए। बम बारूद की बात हो रही है यहाँ पर, पढ़ाई लिखाई पुस्तक किताब कॉपी ये हुआ करती थी, अब हम कर रहे हैं बम बारूद की बात कर रहे हैं, और वो भी शिक्षा में। ये कितने अफसोसजनक है। ये जल्दी जल्दी एक कमेंट ले लेते हैं सभी से, और आखिर में प्रेम आपके पास आती हूँ। लेकिन कनिका, इस चीज़ की उम्मीद तो कभी नहीं की थी, मतलब मैंने तो बचपन से लेकर आज तक अपने साथ के जो साथी भी हैं, हम अभी भी बात करते हैं, अपने समय की एजुकेशन की बात करते हैं, आप लोग भी अगर अपना पुराना दिन याद करते हो, ये सिचुएशन तो हमने भी कभी नहीं देखी थी। क्या इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, समाज, सरकार, या फिर ये कोचिंग इंडस्ट्री? वो सभी जिम्मेदार हैं, जितने भी आपने नाम लिए वो सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सभी की भागीदारी के बिना ये चीज नहीं हो सकती। एक देखिए, पहले भी एक इंसिडेंस हुआ था जो कि दिल्ली में हुआ था, आपने सुना होगा कि IAS कोचिंग सेंटर में
फ्लड आ गया था जिसमें काफी बच्चों की मौत हुई थी। Exactly. ये एक पहले भी ऐसा एक इंसिडेंस आया था। आप जिस तरह से शिवम बता रहे हैं कि किस तरह से कंडीशंस है वहाँ पे बच्चों को, कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हो सकता है कि जो बिल्डिंग है उनका नक्शा भी पास ना हो, या वो बिल्डिंग भी पता नहीं सेफ है नहीं है क्या नहीं, हमें नहीं पता। कोई रेगुलेशन नहीं है इस चीज का, और इस पे कोई चेक नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है तो चेक करे कि क्या कंडीशंस है कोचिंग सेंटर की। और मेरे हिसाब से एक लिमिटेशन होना चाहिए, एक कंडीशंस होनी चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए कि इसी गाइडलाइंस पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जहाँ पे एसी हो, सही तरह से कंडीशंस हो, पानी की व्यवस्था हो, सेफ्टी बॉक्स हो। तो ये करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है आज के टाइम में ये बहुत जरूरी है। प्रोफेसर दिग्विजय जी, ये बहुत जरूरी है, एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, और खासतौर से कोचिंग लाइसेंस को लेकर भी जो स्क्रूटनी की बात आती है उसे भी पूरा फुलफिल करना चाहिए। नहीं चाहिए, और एक ऑब्जर्वेटरी सिस्टम हो जहां पर चीजों को इवेलुएट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कमांड्स दिए जा रहे हैं बच्चों को, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, एकदम डार्क रूम बिजनेस टाइप का हुआ है ये, और क्या चल रहा है पता नहीं। अब थोड़े समय पहले प्राची अधिकारी जी ने अच्छी बातें कही थी कि वो बहुत पहले से इन चीजों की तरफ इशारा कर रही थी, एक उनके तरफ, तो लोगों को पता होता है, बट जब एक घटना हो जाती है और कुछ इवेंट हो जाता है तो वो जो सारे किए हुए काम होते हैं वो निकल के बाहर आते हैं। तो वी आर ऑन द सेम पेज अबाउट रेगुलेटरी बॉडी। प्राची जी, अब सोसाइटी में भी एक बदलाव की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम में खासतौर से। हम बताए उस व्यक्ति की स्क्रूटनी होनी चाहिए जो बच्चों को अग्निवीर टाइम में भी भड़का रहा था, जो हमेशा ऐसे व्यक्तियों की तो देखो जांच होनी चाहिए, और बिना ये सोचे कि बच्चे क्या कहेंगे, आंदोलन छेड़ देंगे। अगर हम डरते रहेंगे तो ऐसे तो कश्मीर में भी जब पत्थरबाज टेररिस्ट को कवर देते थे, ऐसे बच्चों को भी घोड़े की तरफ यूज करा जा सकता है। तो उसकी परवाह ना करते हुए आप रखिए इनको बीच में, जब इनको पुलिस खोज रही थी। तो ये क्यों सोचते हो कि इनका 3-4 बार इनका नाम आ चुका है, पुलिस भी दबी जुबान पे कहती है कि 3-4 लोग हैं कोचिंग माफिया हैं, उनमें ये सम्मिलित हैं, और उससे क्या होता है, सरकार बदनाम होती है, मेन सरकार। क्योंकि कई बार कोचिंग वालों को पता होता है, एक गैस वर्क भी उनका काम करता है कि 60% नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे लेकर सरकार को वो भी लीक कर देते हैं जानबूझकर, उसमें राजनीतिक एक मंशा होती है ताकि सरकार गिरे या सरकार के लोग पीछे पड़ जाएं। अच्छा तो मतलब एक जेनजी जो है उनके अगेंस्ट हो जाए। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाए। जल्दी से प्रेम समाप्त कर दीजिए कि आज की रात किस पर भारी होगी, क्योंकि आपने बोला कि कल देर रात तक स्टूडेंट सड़क पर थे, आज क्या वही परिस्थिति होगी? मतलब स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पर नारेबाजी करेंगे, क्रांति करेंगे, और क्या ये क्रांति का सही तरीका होगा? देखिए, इस बारे में एक बात कल कही गई कि कल अगर गिरफ्तारी होती है तो माहौल हिंसात्मक हो जाएगा, छात्र का जो खड़ा था वो भिड़ जाएगा, इस तरह की बात है। पुलिस ने भी गिरफ्तारी को लेकर यही बात कही कि अगर खान सर की वहां से, जहां पर कोचिंग सेंटर के बाहर से गिरफ्तारी होती है, तो इसलिए ये कहा गया कि आज ये बात कही गई कि आत्मसमर्पण करेंगे, खुद से जाकर आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। अब 2 दिन का, आज और कल का देखिए, तो ये खेल क्या कहता है, इस खेल को समझने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा समझना उन छात्रों को चाहिए जो इस वक्त किताब कॉपी, अपनी पुस्तक, अपने सपने छोड़कर बरगराने वाले लोगों के पीछे भाग रहे हैं। तो खुद से समझिए, खुद से आकलन कीजिए। ये बड़ा संकेत है, ये बड़ा संदेश है। आपको संभलना है, आप संभलेंगे तो देश भी संभल जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर अपने मन की बात साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर कोचिंग के नाम पर ये जो माफियागिरी चल रही है, इसे रोकने की जरूरत है। सरकार, समाज, सभी को मिलकर इसके लिए एक सिस्टम तैयार करना होगा, वरना एक बार फिर से गोली चलेगी, एक बार फिर से बहस होगी, और बच्चों के सपने यूं ही इसी विस्फोट में तार तार होते रहेंगे। समय सही है, यही समय है। रजत में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।